देखिए भाई, हमारा आज का टॉपिक है स्टडी नोट 11। ठीक है, लीडरशिप एंड मोटिवेशन आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मोटिवेशन क्या कहते हैं आपका, ये मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ठीक है जी। सबसे पहले कुछ देर की जो क्लास है वो इस वर्ड पे चलेगी, लीडरशिप के ऊपर। नीचे लिखा हुआ अभी आप छोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए। आप पहले अपने लॉजिक पे आते हैं। लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है उसको समझने की थोड़ी सी बारीकी से कोशिश करते हैं कि लीडरशिप बेसिकली होता क्या है। कुछ फेमस लीडर्स के नाम लेते हैं जिनके अंदर एक इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है, जिसकी वजह से लोग उनके साथ जो है कनेक्ट होते चले जाते हैं। इस बात को समझिएगा। हम पहले पास्ट एग्जांपल लेंगे, देन करंट का भी लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, पास्ट भी लेंगे और करंट भी लेंगे, दोनों एग्जांपल से इस बात को क्लियर कर लेंगे। पास्ट एग्जाम्पल कुछ हो सकता है हमारा महात्मा गांधी का, ये आपके मॉड्यूल में भी दे रखा है। गांधी जी के अंदर एक बहुत अच्छी लीडरशिप पावर थी। लीडरशिप इज वन काइंड ऑफ पावर टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, कि हम इन्फ्लुएंस जो मतलब हम दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो बंदा हमारा फैन हो सकता है, हमें आइडल मान सकता है, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की चीज होती है। तो महात्मा गांधी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी जिसकी वजह से लोग उनके साथ कनेक्ट होते चले गए और आज तक उनकी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है जी। देखिए, मैं भी अगर बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से ये निकल रहा है गांधी जी, सिर्फ इतना नहीं निकल रहा गांधी जी। ठीक है, एक अलग ही रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम करंट सिनेरियो की भी बात करें तो कई सारी लोग हैं, ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, जो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, कल रात को मैंने सर्च भी करा था लेकिन मेरे को टिकट्स नहीं मिली। मैंने लास्ट मूवी जो है, आप एग्जाम्पल से समझना, लास्ट मूवी मैंने वॉर देखी थी, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की। ठीक है, और वो भी मेरे को अच्छे से याद है। 2 अक्टूबर की छुट्टी थी तो मैं चले गया था देखने के लिए, और बहुत अच्छा इंसिडेंट था। वो भी हाईवे पे गाड़ी पंचर हो गई थी तो आधा घंटा वहां वेस्ट हुआ, तो असली वो पूरा इंसिडेंट याद है। उसके बाद कोरोना वोरोना आ गया तो मैं कभी नहीं गया। ठीक है, अभी मैं 2-3 दिन से देख रहा था, मैं ऐसी मतलब ऑनलाइन में सारी जगहों पे बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। 83 करके मूवी आई है जो रणवीर सिंह की। तो कल मैंने टिकट सर्च करी, थोड़ा सा फ्री था रात को 9 बजे के बाद, फिर एकदम से ध्यान आया कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं हो सकता, कर्फ्यू लग गया है, तो नहीं हो पाया। ठीक है, उसके मैंने कई जगहों पे छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह देखी हैं, उसमें बार बार लाइव इंटरव्यू लिया गया, ये सब लिया गया। उसमें एक चीज बार बार बताई जा रही है, जितने भी उस टाइम के उनके टीम के मेंबर्स थे, जो प्लेयर्स थे उस टाइम के, मेरे को ज्यादा के नाम याद नहीं, सबने एक बात बोली कि कपिल देव इज द ग्रेट लीडर। और अगर करंट में बात की जाए तो MS धोनी इज द ग्रेट लीडर, कि उनके अंदर एक अलग ही क्वालिटी है, पावर है, कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे लोगों को और आगे लेकर आते हैं। ठीक है, किसी को नहीं लगता था कि 83 में हम वर्ल्ड कप जीत सकते थे। ठीक, बस एक कपिल देव में ऐसा बिलीव था, उन्होंने अपनी पूरी टीम के अंदर एक एनर्जी क्रिएट करवाई। ये सारे वर्ड्स आएंगे कि एक एनर्जी क्रिएट करवाई, कि नेगेटिव बंदा भी जुड़ गया कि हाँ हम कर सकते हैं, लाइक इस टाइप की चीजें। तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलूंगा, यही सारी पिक्चर को दिमाग में रखिएगा। लीडरशिप इज द आर्ट है एक। ठीक है, 3 बार बोला है मैंने, और ये क्या नाम है, PDF में भी ये वर्ड मार्केबल है। इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स, जैसे कपिल देव ने उस टाइम पे अपने टीममेट्स को करा, गांधी जी ने लोगों को करा। ठीक है, MS धोनी करता है। डायरेक्ट देयर एबिलिटीज एंड एफर्ट्स टू द अचीवमेंट, चाहे 83 में वर्ल्ड कप हो या 1947 में आजादी हो, ऑफ लीडर्स गोल को अचीव करने में क्या करते हैं, लोगों के अंदर हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, कि हम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो। ठीक, ये नाम जरा ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेंज एंड डोनल, ये बंदे के हिसाब से सेम है यार, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बस वही है। लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो हमसे नीचे काम करता है, टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बोला 83 में कपिल देव ने अपने प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करा, और आप लोगों ने शायद सुना हो, मूवी के ट्रेलर्स देखे हो, तो जब उनसे पूछा गया कि आप यहां क्या कर रहे हैं इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप जीतना है। तो उसके खुद के टीम मेंबर्स बोल रहे थे कि ये पागल हो गया, वेस्ट इंडीज से जीतेंगे, समथिंग ऐसा मैंने देखा अभी ट्रेलर में। ठीक है, तो वर्क विथ कॉन्फिडेंस जनरेट करो उनके अंदर। एंड जेनल का मतलब होता है ग्रेट एनर्जी, कि एक ऐसी वाइब जनरेट करना कि बंदा आग लगा दे। तो ये क्वालिटी होती है बंदों के अंदर। ठीक है जी, ये था एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो हमारी लीडरशिप को डिनोट करती है। कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे आपको बोर्ड पर, ध्यान से सुनिएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको आराम आराम से, कि भाई लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले, लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी।
हर बंदे की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। चलिए हम ना दो एग्जांपल ले सकते हैं। 2007 से लेके कुछ सालों तक, मतलब पता नहीं कब तक रहे हैं, लेकिन काफी लॉन्ग पीरियड तक रहा है MS धोनी। उसने पूरी इंडियन टीम को लीड करा है। इट्स अ ग्रेट लीडर। ठीक है, पहले टीवी पे एक एड भी आती थी कि नंबर 1 लीडरशिप के लिए MS धोनी का नाम रिकमेंड होता था। सबने सुना होगा, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता था, ये वो। और अभी रिसेंटली हमारे सबने न्यूज में इतना जरूर सुन लिया होगा कि विराट कोहली जी के साथ क्या हुआ है, अब समझ सकते हैं। भाई एक अपनी क्वालिटी होती है, क्या हर बंदे में, गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं कि लोगों को कनेक्ट करना। गांधी जी में था, कपिल देव में है, MS धोनी में है। विराट कोहली को कैप्टनसी मिली तो सी लीड करने के लिए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चला पाया, नहीं थी भाई क्वालिटी। ठीक, आप में से भी कईयों के अंदर होगा कि आप लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लीडरशिप जो होता है, लीड करना, ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। सक्सेसफुल लीडर वही होता है, जो मैंने 3-4 नाम लिए हैं, आर एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ्स ऑफ द फॉलोअर्स, जो आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, उनके बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साथ लेके चल सकते हैं, लाइक दिस। लीडरशिप जो है हमेशा तब चलता है जब कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल आराम से समझिएगा, 83 का कॉमन गोल वर्ल्ड कप, 47 में गांधी जी का गोल फ्रीडम, और MS धोनी का भी अगर मान सकते हैं तो 2011 में वर्ल्ड कप था, लाइक दिस। उसके बाद लीडरशिप इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई। MS धोनी ने लॉन्ग टर्म तक अपनी सर्विसेज दी है देश को। ठीक है, कपिल देव ने लॉन्ग टर्म तक अपनी सर्विसेज दी है देश को, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम एक दिन करके शांत नहीं बैठ सकते हैं। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर उसके बाद लीडरशिप जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ध्यान से सुनिएगा, लीडरशिप जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, कई बार क्या हुआ, चलिए कईयों को याद होगा यार, आप इस एज ग्रुप में हो, अगर नहीं हो तो ठीक है देख लेते हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे जो बहुत फेमस हुआ था बॉलर, मेरे को अब नाम याद नहीं है, कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बंदे को ओवर दे दिया था MS धोनी ने। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टाइल को चेंज करना होता है, कि उस टाइम पे जो है स्पिन अच्छा खेल रही है तो हम स्पिनर को लगाएंगे, पेसर अच्छा खेल रहा है तो पेसर को लगाएंगे, समथिंग लाइक दिस। लीडरशिप के टाइम पे गांधी जी की भी बात करें तो हम उस अपने जैसे राइवल को देख के अपनी प्लानिंग्स को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि लास्ट क्या हुआ, करंट क्या हुआ। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होता है। हमेशा एक ही पैटर्न पे नहीं चल सकते, क्योंकि सिचुएशन जो है वो डायनामिक है, चेंज होती रहती है। लीडरशिप जो है वो रिलेट हो रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन से। ध्यान से समझिएगा, बहुत कहानी की तरह समझा रहा हूं आपको, ताकि आप 2-3 दिन याद रख सकें और आंसर सही कर सकें। चैप्टर का नाम है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। अभी लीडरशिप चल रहा है, थोड़ी देर बाद मोटिवेशन भी चालू होगा। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अंडर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, लीडरशिप स्टाइल विल बी डिफरेंट अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मतलब डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। चाहे हम क्रिकेट की बात करें या फ्रीडम की बात करें और किसी भी जोन की बात करें, तो हमें अलग अलग हिसाब से चीजों को क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। और ये एक लीडर के अंदर ये सारी क्वालिटीज क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो लीडरशिप मतलब हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरे को, और ये कुछ हमने उसकी क्वालिटीज पढ़ी। अब हमारा है, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, इसका ना कुछ MCQ वगैरह है। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। कुछ अगर हम सक्सेसफुल लीडर्स की बात करें तो मैंने 3-4 लोगों के नाम आपको याद करवा दिए हैं। 83 कपिल देव, 47 महात्मा गांधी। करंट की बात करें तो MS धोनी। और अगर हम बेकार लीडर की बात करें, बिल्कुल बेकार लीडर की, ऑब्वियस है ये मैं नहीं बोल रहा, न्यूज में आ चुका है, तो विराट कोहली। ठीक, तो क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं? फिजिकल एनर्जी एंड स्टेमिना। परसों तरसों मैं कहीं पे पढ़ रहा था, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं, कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो वहां पर मैंने एक कोई बुक थी, उसमें पढ़ा था टीचर्स के बारे में। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि बेस्ट क्वालिटी हो। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई टीचर जो है बहुत लाउड नहीं बोल पाता या बहुत एनर्जेटिक नहीं बोल पाता, एक आग क्रिएट नहीं कर पाता, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपको ट्रेन कर रहा है उसके अंदर ही एनर्जी नहीं है। तो उसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि मैं वैसे भी बहुत ज्यादा आग क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि बच्चा पॉजिटिव रहे यार, कि आग लगा दो, कि वो पेपर तुझे ना हरा है, तू पेपर को हरा करा। ठीक, तो फिजिकली बंदा बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। कभी भी आप देख लीजिए ऐसी पर्सनैलिटीज को, हमेशा अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहते हैं, अपने टीममेट को मोटिवेट करते रहते हैं, या अपने फॉलोअर्स को, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो आप, मोटिवेट करते रहते हैं। चाहे MS धोनी का नाम लो, ग्राउंड पे आग लगा कर रखता है,
ठीक है, कपिल देव का नाम लो, जो अभी वीडियोस चल रही हैं बहुत ज्यादा इधर उधर, जो 83 की, उसमें भी आग लगा के रखता है। तो ध्यान से समझिएगा, अ लीडर शुड हैव अ गुड पर्सनैलिटी, चार्मिंग मैनर, एबिलिटी टू वर्क हार्ड। अरे लीडर ही जब सुस्त होगा तो भाई टीम के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा, रहा है हटा यार, अपने को क्या लेना, जो हो रहा है होने दे। भाई एनर्जेटिक होना चाहिए। लीडर विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन ही एक्ट्स विथ अ ग्रुप, को लेके चलना है, एज अ मेंबर, वर्क हार्ड है, सॉरी, ये अ लीडर कैन हेल्प अ बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स और गोल। अगर हम बिजनेस की बात करें या नॉर्मल सेंस की बात करें तो लीडर के थ्रू ही हम गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सारी प्लानिंग, सारी टीम को एक यूनिट के साथ लेकर जाना का काम किसका होता है, एक लीडर का होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने अभी आपको क्या बोला, 83 में भाई किसी को नहीं लगता था, इवन इंडियन प्लेयर्स जो टीम थी हमारी वो भी नहीं मानते थे, वो ये कहते थे कि भाई सरवाइव कर ले, बस हम वर्ल्ड कप खेलने आ गए। क्योंकि अगर जिसको पता हो या अपने फादर से पूछ लेना, जितना मैंने मैच देखा है, सुना है, न्यूज वगैरह में पढ़ा है कि 83 में वेस्ट इंडीज की जो टीम थी उनको खेलना इंपॉसिबल था। उनके बॉलर्स की हाइट भी बहुत ज्यादा होती थी, सीधा मुंह पे बॉल मारते थे वो, ऐसा बोला जाता था, या टो पे मारते थे, पैरों पे। तो भाई किसी में नहीं था, लेकिन कपिल देव में कॉन्फिडेंस था कि भाई हम जीतेंगे। ठीक है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि भाई लीडर को था, बाकी टीम में भी क्रिएट हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स, अपने नीचे वालों को, बूस्ट अप, समझ रहे हो, इतनी देर से बोल रहा हूं, बूस्ट अप देयर मोरल। ही शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ whenever he takes any decision, कि सही है डिसीजन भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, हम देख लेंगे जो भी होगा। अ कंफ्यूज लीडर may cause damage to the group, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वन वे, एनर्जेटिक, फिजिकली मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें तो बिल्कुल आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि हाँ यार ये बात फिट हो रही है या नहीं हो रही है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड हमने पिछले कुछ चैप्टरों में बहुत बार पढ़ा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या करना, कि भाई अपना जिम्मेदारी से काम को लेना। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का क्या होता है, मतलब होता है अ लीडर शुड बी प्रिपेयर्ड टू शोल्डर, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। कभी भी किसी ने देखा हो कोई मैच हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्लेयर्स को नहीं बुलाया जाता, किसने कैच छोड़ी डजंट मैटर, कैप्टन को बुलाया जाता है, लीडर को बुलाया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज के लिए। ठीक है, और अभी भी आप अगर देख रहे हो कहीं पर भी, तो भाई सारा क्रेडिट जो है 83 का या 2011 का वर्ल्ड कप का MS धोनी को दे दिया जाता है और कपिल देव को दिया जाता है, क्योंकि भाई उन्हीं के शोल्डर पे जिम्मेदारी होती है। फेलियर पर भी उन्हीं से जवाब मांगा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर, अ लीडर शुड बी प्रिपेयर्ड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी स्टेप्स, जो भी रिजल्ट आएंगे ही टेक्स। ही शुड बी अवेयर ऑफ द ड्यूटीज, उसको पता है अपनी ड्यूटीज की, ऑब्लिगेशंस के बारे में, और जो भी उसकी पोजीशंस है। हेलो सर। इंटेलिजेंसी, सर कोई भी लीडर नहीं बन सकता भाई, बहुत ही अलग लेवल का इंटेलिजेंसी होता है। मैं कह रहा हूं, आपने अगर सुना हो या ना सुना हो, सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है इंडियन क्रिकेट के अंदर, तो अब MS धोनी का लिया जाता है। कि भाई उसको मतलब क्या ही बोलूं, कई बार मैंने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि मतलब जिसे बोलते हैं कि बुक से भी ऊपर लेवल की चीज है, कि भाई उस पर तो बुक लिखना भी गलत बात है, कि उसको समझ ही नहीं सकता कोई उसके माइंड को। लीडर शुड हैव समवट हायर इंटेलिजेंसी, बहुत ज्यादा हायर इंटेलिजेंसी होती है, चाहे महात्मा गांधी की भी बात कर ले हम अगर। देन द एवरेज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट से बिल्कुल हटकर क्या करते हैं ये लोग, बात को सोचते हैं। अब देखो मैंने ना शॉर्ट बना दिया है, क्योंकि इसके बाद आपका लिखने का पेपर है नहीं, तो आप ध्यान से समझिएगा। विजन होता है, फोरसाइट्स होती हैं, मतलब दूर का देखते हैं, कपिल देव ने देखा दूर का। इनिशिएटिव होता है, कुछ नया सोचते हैं। ओपन माइंडलेस होते हैं, दिमाग खुला हुआ होता है इनका। ह्यूमन रिलेशन बनाना आता है इनको, कि अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। और आपने सुना होगा विराट कोहली ने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, तो आपको ये बातें याद रहेंगी। ठीक है, अच्छे रिलेशन बनाए विराट कोहली ने, मतलब उसको सही से मेंटेन करना नहीं आता अपने टीममेट्स के साथ। ये प्रॉब्लम सब सामने भी आ रही हैं कि उनके साथ तू तड़ाक था, जो भी है। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं एक लीडर में। चलिए एक बार ना थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बताइएगा कि लीडरशिप का मीनिंग आपको क्या समझा, बताइए।
लोगों के बिहेवियर Leadership is style to influence others. हाँ, इन्फ्लुएंस टू अदर्स, ठीक है। और एक लीडरशिप के लिए, एक अच्छा लीडर के अगर हम कुछ एग्जाम्पलों की बात करें तो मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल सजेस्ट करे हैं? महात्मा गांधी का गांधी और कपिल देव का, MS धोनी। अच्छा, एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। फिजिकली वीक होना चाहिए, स्टैमिना नहीं, सुस्त पड़ा होना चाहिए, ऐसा, या कुछ इसका अपोजिट? इसका पॉजिटिव बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। अच्छा, फिजिकल एनर्जी हाँ, होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए या नहीं होना सेल्फ चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओके, और क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन बनाना आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिमाग से बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गुस्से में नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम कितने भी बड़े फेमस के नाम ले लीजिए, कपिल देव, MS धोनी या महात्मा गांधी, ये लोग बिल्कुल कूल थे दिमाग से, ठीक है। गांधी जी का आपने सुना होगा कि भाई उसको कोई मार भी दे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो बहुत कूल माइंड के एग्जाम्पल्स हैं ये सब, ठीक है। और विराट कोहली का फेलियर का सबसे बड़ा रीजन आपने देखा होगा कि वो नहीं बन पाया अच्छा लीडर, कि ही इज वेरी एग्रेसिव। देखा होगा आपने फील्ड्स वगैरह में, या जो भी है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ठीक। तो ये बेसिक मोटा मोटी हमने थोड़ा सा आर्ट है ये लीडरशिप एक, कि दूसरों को अपने साथ कनेक्ट करना, अपने सबऑर्डिनेट्स को और अपने फॉलोअर्स को, ये लीडरशिप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप म्यूट हो जाइए और अब ये 3 स्टाइल को समझते हैं लीडरशिप के, और यहां से मॉक टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, समझिएगा। देखिए भाई, ऊपर लिखा हुआ है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के अंदर 3 स्टाइल पे हमें फोकस करना होगा बेसिकली आज की क्लास में। सबसे पहले ऑटो करेक्टिक, एक एक करके समझते हैं इसको आराम आराम से। फिर होता है डेमो, फिर होता है फ्री रेन, ठीक है जी। ये 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल हैं जिनमें हमें थोड़ा सा क्या करना है, डील करना है। आराम आराम से समझने की ये बात है इसमें कि ऑटो करेक्टिक में बेसिकली होता क्या है, नाम से पकड़ना। ऑटो करेक्टिक, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है बॉसी, और नीचे मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से कि बॉस इज ऑलवेज राइट, ओनली डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है वो बॉस होती है, और फॉलोअर्स के लिए वही लेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में यह होता है कि मतलब हिटलर रूल, अब दिमाग में बिठा लीजिए, ऑटो करेक्टिक मतलब हिटलर रूल, कि बॉस जो बोलेगा वो बात सही है। ये बात हमने कल भी कुछ दिनों पहले भी डिस्कस करी है कि बॉस ने बोल दिया कि भाई अभी रात हो रही है, तुम सबको गुड नाइट बोलना है, तो भाई ठीक है, रात हो रही है, नहीं हो रही दोपहर, अभी गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा, रात हो रही है, ठीक है। तो मतलब बॉस जो बोले वही सही है, सारे डिसीजन जो है वो बॉस लेगा, बॉस इज बॉसी, आपके जो सबऑर्डिनेट हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये है ऑटो करेक्टिक लीडरशिप का एक स्टाइल कि बॉस जो बोलेगा वही सही है, वही सही है, बात खत्म, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हो, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, डेमोक्रेटिक क्या होता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यानी कि इसमें हम पार्टिसिपेट करवाते हैं। कल याद करो जो लास्ट लेक्चर हुआ है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड पे बहुत फोकस हुआ है लास्ट लेक्चर में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता था जब पावर एक के हाथ में रहती थी, बहुत अच्छे से पढ़ा के गया हूं यार, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता था जब हम पावर को सबके हाथों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इसके अंदर पावर लिमिट्स डिफाइन नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। मैंने इसके एग्जांपल में यह बताया था कि बंदा आएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा, मीटिंग कर रहे हैं हम, 40 लोगों को बुला रहे हैं, यही एग्जांपल था, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, यहां पर पार्टिसिपेटिव हो रहा है, तो मिलकर चल रहे हैं। इस टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक होता है। फर्क क्या है, इसमें लिमिट डिफाइन नहीं है, मैंने हिंदी में लिखा था कि आपको याद हो जाए, यहां से एमसीक्यू निकलता है, कुछ भी आइडिया दे सकता है आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन, कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक। देन आता है फ्री रेन, ध्यान से समझिएगा, फ्री रेन में क्या होता है, सेम है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन यहां पर लिमिट डिसाइड होती है कि आप इस एरिया तक में ही अपनी पावर को चला सकते हैं, आप इस एरिया तक में ही अपनी पावर को चला सकते हैं। इसको अभी अच्छे से खोला जाएगा। डेमोक्रेटिक और फ्री रेन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे खुलता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऑटो करेक्टिक सिंपल है कि भाई मैं ही लूंगा सारे डिसीजन, एक हिटलर है, एक बॉस है, वही सारी बातें डिसाइड करेगा। डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं इसको, क्वेश्चन होता है, बंदा आता है, सारे अपनी राय देते हैं, लेकिन यहां पर लिमिट डिसाइड नहीं होती, कहीं तक भी अपनी राय दे सकता है, कहीं तक भी अपने बात को समझा सकता है। फ्री रेन के अंदर भी सेम है, लेकिन लिमिट डिसाइड है कि तू इतने रेंज तक ही काम कर सकता है, लाइक दिस, ठीक। डेलीगेशन वर्ड मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं बहुत उल्टे तरीके से मैनेजमेंट को पढ़ाता हूं कि जो पहले बाद में आने वाले शब्द है वो मैं पहले ही समझा देता हूं।
ऑटो करेक्टिक के अंदर ध्यान से समझिए, सारे डिसीजन बॉस ले रहा है, तो इट इज वन काइंड ऑफ, क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑटो करेक्टिक के अंदर पावर जो है सिर्फ बॉस के हाथ में है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है यहां पर। बेटा म्यूट कर लीजिए, किसी का शायद खुला हुआ है माइक। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फ्री रेन के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, याद करो क्या एग्जांपल था जो आप 5-6 दिन के लिए याद रख रहे हो, कि सिस्टर को पानी भरने का काम दे दिया, फिर उसके बाद हमने केजरीवाल को मिला है मोदी साहब से अथॉरिटीज, समझाया था यार मैंने पूरा। यहां पर लिमिट्स होती हैं, अच्छे से बताया था जब लास्ट क्लासेस चल रही थी कि केजरीवाल सिर्फ दिल्ली को संभाल सकता है, मोदी सिर्फ इंडिया को संभाल सकता है, लाइक दिस, एक लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो फ्री रेन में क्या है, डेलीगेशन तो कर रहे हैं हम अथॉरिटी, लेकिन लिमिट्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है यहां पर, आप ऐसे भी बना सकते हो, पीएम ने सीएम को दी है अथॉरिटी दिल्ली के लिए, और सीएम केजरीवाल ने डीएम्स को दी है, जो हर एरिया के डीएम होते हैं, और जिस एरिया का डीएम है वो उसी एरिया में अपनी क्या चला सकता है, पर वो चला सकता है, पावर चला सकता है, लाइक दिस। एक बार रिपीटेडली सुन लो जल्दी से, क्योंकि आगे बढ़ना है। ऑटो करेक्टिक के अंदर बॉस इज बॉसी, एट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक ही बंदे के हाथ में होता है, वही सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं, आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन आइडिया दे सकता है, कोई लिमिट नहीं होती। फ्री रेन के अंदर क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, हम दे देते हैं लेकिन लिमिट्स में, ठीक है। पीएम ने सीएम को दी है तो दिल्ली की दी है, सीएम ने डीएम को दी है तो उस एरिया की दी है, लाइक दिस। तो यहां पर फ्री रेन और डेमोक्रेटिक में यही फर्क है, यहां लिमिट्स नहीं होती हैं, लिमिट्स होती हैं। अभी रिकॉल बाद में करेंगे। ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सेम है। ऑटो करेक्टिक लीडरशिप के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर, शॉर्ट में पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट्स पे। सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ, उसके खुद के पास होती है, सारे डिसीजंस जो होते हैं वो खुद ही लेगा। कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, कोई विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट, से कोई कंसल्टिंग नहीं होगा, बॉस ने डिसीजन ले लिया, बात हो गई, खत्म, चलो। ही डोमिनेट्स, ड्राइव्स हिज ग्रुप थ्रू फोर्स, अपने मर्जी से चलाता है, बंदा अकेला बना पड़ा है। हिटलर का एग्जांपल याद रख सकते हो। ही लव्स पावर एंड नेवर डेलीगेट, कुछ भी डेलीगेट नहीं करता, सब कुछ अपने हिसाब से चलाता है। अरे मैं चलाऊंगा यार, ये लोग कौन होते हैं, इस टाइप की चीज है, ठीक है जी। द लीडर गिव्स ऑर्डर टू एक्सपेक्ट द सबऑर्डिनेट्स फॉलो द अनग्रेजुएटली, का मतलब होता है बिना किसी आर्गुमेंट के, भाई तू फॉलो कर ले सीधे सीधे। अब सुनिएगा ध्यान से, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या होंगे, पहला, ऑटो करेक्टिक लीडरशिप के अंदर आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। यार बॉस को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही हूं जो भी है, इनसे क्या पूछना, मेरी चलेगी, मेरा ऑफिस है, बात खत्म। तो भाई जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू लीडर, मेरे अंदर पूरी सेटिस्फैक्शन है, कोई बोल नहीं सकता मेरे आगे, क्योंकि मैं ही यहाँ का हिटलर हूं, ये सब लोग मेरे नीचे हैं, तो बंदे के अंदर एक अलग ही टाइप का एटीट्यूड जनरेट होता है। डिसएडवांटेजेस सुनिए, आप लोग अगर मेरी एकेडमी में ऐसे काम कर रहे हो कि जो मैं बोलूं वो करना है, तुम्हारे को अपना दिमाग यूज नहीं करना, पागल हो क्या, मैं बोल रहा हूं ना यही करना है, बस सही हो गलत हो डजंट मैटर, कोई आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है और आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, 24 घंटे मेरे को गालियां दे रहे होगे कि यार ये आके अपनी चलाता रहता है। ऑटो करेक्टिक स्टाइल लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स, कि कहां फंस गए, अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते। अबे क्लियर कट गलत बात बोल रहा है फिर भी कह रहा फॉलो करो। फुल पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, देयर क्रिएटिविटीज आइडियाज आर नॉट यूटिलाइज्ड, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं बस आपको वही करना है, क्योंकि आप एक तरीके से कठपुतली बन चुके हो अपने बॉस की ऑटो करेक्टिक के अंदर। अच्छा, ऑटो करेक्टिक लीडरशिप का यार तभी ज्यादा संभव होता है और अच्छा रहता है जब क्या होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट है ना वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं है। जो हमारे सबऑर्डिनेट है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है बेसिकली, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, तो उनको यार मैं कैसे कोई अथॉरिटी दूं, ठीक है। तो ऑटो करेक्टिक तब ज्यादा अच्छा रहता, मतलब तब ज्यादा सुइटेबल है जब हमारे जो सबऑर्डिनेट है वो अनएजुकेटेड है, क्योंकि उनको फिर हम दे नहीं सकते ना कुछ यार। तो ऑटो करेक्टिव लीडरशिप स्टाइल में बी एप्रोप्रिएट व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड। तो उनपे हम क्या ही दें, लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऑल द पार्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स मेक इट नेसेसरी दैट लीडर ही लेगा फिर इसमें डिसीजन, ठीक, क्योंकि वो अनपढ़ है। चलिए भाई थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से। म्यूट कर लो भाई, पहले मेरे को सुन लो, टाइम बहुत कम है, जल्दी से देखिए।
चलिए कोई बताइए लीडरशिप स्टाइल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3. फर्स्ट, ऑटो करेक्टिंग डेमोक्रेटिक फ्री रेंज लीडरशिप। डेमोक्रेटिक फ्री रेंज। ऑटो करेक्टिक के अंदर एक कॉमन लाइन क्या बोली जाती है? बॉस इज ऑल Centralized. बॉस इज बॉसी। तो ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट होंगे या मजे लोगे काम के? फ्रस्ट्रेट होंगे। Frustrate होंगे. फ्रस्ट्रेट होंगे। और आपके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं वो काम आएंगे या नहीं आएंगे यहाँ पर? नहीं आएंगे। चलिए, डिसएडवांटेजेस है एक चलाएगा। तरीके का, बॉस अपनी चलाएगा। और इस टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है कब अच्छा रहता है, अप्रोप्रिएट कब रहता है? जब सबऑर्डिनेट पढ़े लिखे ना हो। हाँ, सबऑर्डिनेट जब है पढ़े लिखे ना हो, तो फिर मैं उसको क्या ही दूं, उसमें स्किल नहीं है तो भाई फिर मुझे ही लेने हैं सारे डिसीजन, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है। नहीं है। डेमोक्रेटिक इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव। इसमें क्या होता है बेसिकली? Limits नहीं होती. हाँ, कि डिसीजन के लिए आप आइडिया दीजिए और लिमिट्स होती हैं या नहीं होती हैं? Limits नहीं होती है. नहीं होती। आप आउट ऑफ द बाउंड्री कहीं से भी आकर आइडिया दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री रेन के अंदर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, बंदे को देते हैं, लेकिन लिमिट्स में देते हैं या अनलिमिटेड देते हैं? तो अब इसके एग्जांपल दिमाग में फिट कर लीजिए। पीएम से सीएम, सीएम सिर्फ दिल्ली, CM से DM. और सीएम से डीएम। यहां पर अथॉरिटी डेलीगेट हुई है बट लिमिट सेट करके, केजरीवाल के लिए दिल्ली और डीएम के लिए वो एरिया लाइक। तो पहले अब ना आप म्यूट रहिएगा और जल्दी से निकालते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि पार्टिसिपेट करेगा बंदा, अपना आइडिया देगा डिसीजन में और आउट ऑफ द लिमिट देगा। ध्यान से सुनिएगा। डेमोक्रेटिक लीडर टेक्स डिसीजंस इन कंसल्टेंसी ऑफ एंड पार्टिसिपेट विद द सबऑर्डिनेट्स, को पूरा पार्टिसिपेट करवाएगा। ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी सबको दे रखी है। अलाउ द सबऑर्डिनेट्स टू शेयर हिज, ये देखो ये वर्ड शेयर हिज, आइडिया भी लिख सकते हो, पावर भी लिख सकते हो कि अपने व्यू दे भाई, अच्छा है हम तेरे व्यू के साथ ही चलेंगे आगे। द लीडर डज व्हाट द ग्रुप वांट्स, वही करेंगे जो पूरा ग्रुप चाहता है, अपनी मर्जी में तुम पे नहीं थोप रहा, सबके मिलके चलेंगे। एंड फॉलोज द मेजॉरिटी ऑप्शन, 40 लोगों में से 25 लोग 30 लोग जो बोल रहे हैं हम उसी बात को सहमत होंगे। ही कीप्स द फॉलोअर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट मैटर्स, क्या मैटर्स है, अफेक्टिंग देम। अ डेमोक्रेटिक लीडर प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, देखो सारी चीजें ऑलरेडी पीडीएफ में मार्केबल हैं। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, जहां तक सोच सकते हो दो भाई, कोई लिमिट्स ही नहीं है इसमें, जहां तक सोच सकते हो अपना व्यू दो। ही लिसन टू सजेशंस एंड ऑप्शंस ऑफ द डिसीजंस, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप अपने ऑप्शंस क्या कर सकते हो, यहां पर सजेस्ट कर सकते हो। इस टाइप की चीज से क्या होगा, जब आपको मैं हर चीज के लिए बुलाऊंगा, आइए बेटा मीटिंग में बैठिए, अपना आइडिया दीजिए, आप होगे मोटिवेट कि यार मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं जहां पर हमें मेहनत हो रही है, अच्छा हो रहा है, लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। द लीडर कंसल्टेटिव लीडर इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें आएंगी आपके अंदर क्योंकि आपको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बैठकर आपके साथ काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटीज थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ हिज फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर्स के कॉन्ट्रीब्यूट्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज इंप्रूव्ड, क्योंकि सारे लोग मिलके हमारे को कुछ समझा रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो होता है यहां पर क्या होता है, इंप्रूव होता है। डेमोक्रेटिक के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि सारे लोग आ रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा इमेजिन करिए, बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा यार। और दूसरी चीज जो कल भी सीखी थी हमने, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हो जाते हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो ये थोड़ी समस्या भी क्रिएट हो जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबऑर्डिनेट्स में डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग टू बी कंसल्टेड, हमेशा आपको आदत लग जाएगी कि भाई हमसे पूछा जाए हमसे पूछा जाए, ये भी एक माइनस पॉइंट है, टाइम लगेगा पैसा लगेगा, ये भी एक माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज फ्री रेन के ऊपर देखते हैं डिस्कशन, जहां पे हमने सीएम डीएम की बातें करी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फ्री रेन लीडरशिप जो है इन्वॉल्व करता है कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स द इन्वॉल्व द टेक डिसीजन। फ्री रेन के अंदर क्या होता है, अवॉइड पावर एंड सैक्रिफाइस द लीडर्स पोजीशन, ओनली कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग द
इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट, जितने भी उसको रिसोर्सेज चाहिए हम वो देते हैं। पीएम ने सीएम को दे रखा है जितने रिसोर्सेज की उसको जरूरत है, दे रखा है कि आप दिल्ली चलाइए ढंग से लिमिट्स में। सीएम ने डीएम को दे रखी है लिमिट्स में, ठीक है। सीएम खुश होता है, पूरी दिल्ली अपने हिसाब से चला रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। तो हमारे केजरीवाल भाई जो है, पहले उनको कहां पॉलिटिक्स आती थी, धीरे धीरे करके उनको अथॉरिटी दी गई है, सीख रहे हैं भाई, सीख गए, सीख रहे नहीं है, सीख गए। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, पूरे अच्छे से यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास पावर है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। दिल्ली पूरी छोड़ दी गई है केजरीवाल के हाथों में, कोई सपोर्ट नहीं है, अपने हिसाब से चला रहे हैं सब कुछ। तो ये थोड़ा सा रहता है क्या, क्योंकि एक मॉनिटर यूनिट होनी चाहिए, ऊपर यूनिट होना चाहिए जो बार बार उसको देखे। वो चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी सच्चाई है, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दो। मोदी साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एरिया के जो है अपने सीएम से बातचीत रोज ही करते रहे। उन्होंने छोड़ रखा है भाई, तुम देख लो, दिल्ली के अंदर जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम हो। तो उनके पास गाइडेंस नहीं होती हमारे सीएम लोगों के पास। इट इग्नोर्स द लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जस्ट एज ऑटो करेक्टिंग स्टाइल इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सबऑर्डिनेट। केजरीवाल को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। कभी भी कोई पीएम जो है सीएम को अप्रिशिएट नहीं करता ज्यादातर, अगर उसकी यूनिट का नहीं है तो। फ्री रेन स्टाइल के अंदर अप्रोप्रिएट होता है जब द सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड। फ्री रेन में हम तभी कर सकते हैं जब हमारा सबऑर्डिनेट नीचे वाला वेल ट्रेन्ड हो, दिमाग पे प्रेशर दो। सीएम के अंदर दिमाग होता है, स्किल होता है, तभी दिया जाता है उसको पूरी दिल्ली संभालने के लिए। डीएम जो बनते हैं ऐसे ही नहीं बन जाते। डीएम एरिया का जो डीएम बनता है भाई, पूरा वो दिया जाता है उसको कि नॉलेज है उसके पास, तभी उसको अथॉरिटी ग्रांट कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में अनएजुकेटेड होने पर ये अप्रोप्रिएट होता है, और फ्री रेन में पढ़े लिखे होने पर ही क्या होता है, अप्रोप्रिएट होता है। चलिए एक बार वापस आइए और बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बताइए कि भाई फ्री रेन में हमने क्या, मतलब फ्री रेन में क्या समझा। फ्री रेंज में डिसेंट्रलाइजेशन होता है और लिमिट्स में होता है, बिना लिमिट्स के होता है, डिफाइंड होती है। हाँ, और ये तब ज्यादा अच्छा कब होता है ये, मतलब जब हमारे सबऑर्डिनेट है वो क्या हो, और उनके पास दिमाग हो। ठीक है। और जब अनपढ़ होंगे तो फिर कौन सी वाली पॉलिसी बेटर होगी। फिर वो Autocratic. वाले में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा ये बताइए फ्री रेन में जॉब सेटिस्फैक्शन होगी या नहीं होगी। होगी। ठीक, चलिए अब एक बात सुनिएगा ध्यान से। अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि भाई ये यूनिट बहुत बड़ा है। बोर्ड को ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली बताऊंगा, बीच का रीड नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। आप बाद में घर पे भी करेंगे तो यही सब पॉइंट्स मिलेंगे आपको। सुनिएगा, हेडिंग लिखी हुई है, म्यूट हो जाइएगा। मेजर्स फॉर डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटी ऑफ द मैनेजर। एक मैनेजर के अंदर अगर हमें लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करनी है तो हमें क्या क्या पॉइंटों पर फोकस करना चाहिए। देखो भाई, दुनिया में कोई भी चीज जो है ना बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, ठीक है। आप भी कल को मान लीजिए बहुत अच्छे सीएमए बन गए, एक्सपर्ट एकदम, मान लीजिए इंडिया के नंबर 1 सीएमए बन गए आप, तो फिर भी भाई ये सारी चीजें जो आपके अंदर आएंगी, आप नंबर 1 बन जाओगे, तो बिना ट्रेनिंग क्या आ रही है। 5 साल 6 साल आपको जबरदस्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आएगी। ठीक, कोई भी इंसान है तो एक क्वालिटी जो जनरेट होती है बंदे के अंदर, सबसे पहले किस चीज से जनरेट होती है, ट्रेनिंग, कि हर चीज से इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हमें एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट करनी है तो सबसे पहले पार्ट होता है ट्रेनिंग का, कि उसके अंदर एक अच्छी ट्रेनिंग क्वालिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोजर होना चाहिए। मतलब उस बंदे में टफ से टफ सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर इमेजिनेशन अगर हम अपनी बात करें, जैसे मेरे को अपना फर्क नहीं पड़ता, जैसे अब ये लॉकडाउन वॉकडाउन जो भी है, ठीक है, क्योंकि अब इतनी आदत पड़ गई है इस चीजों की कि पता है कि इस सिचुएशन पे, मैंने बताया ना कि मैं अभी कुछ दिनों पहले कहीं पे कुछ पढ़ रहा था, तो काफी मोटिवेशन सी कुछ लाइनें थी उस बुक के अंदर, तो वो बंदे ने लिखा हुआ था कि सेवरल ऑफ फैक्टर्स
ठीक है, सेवरल ऑफ फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को इंपैक्ट करते हैं और जिसपे हमारा कहीं से कहीं तक कोई कंट्रोल नहीं है। और उसमें यही लाइनें बोली गई थी कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो आप परेशान हो जाते हो। तो भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, ये फैक्टर तो आपके कंट्रोल में था ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। जैसे कल मेरी 2-3 लोगों से बात हो रही थी तो वो ये बोल रहे थे कि न्यू ईयर बैन हो गया है दिल्ली में, पता नहीं बाकी स्टेट्स का मुझे, लेकिन दिल्ली में तो बैन है। तो करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है क्योंकि पार्टीज वगैरह होती हैं, सब जगह पैसा फ्लो होता है, ये सारी चीजें। तो भाई सीधी सी बात ये है, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी है, चेंज हो गई एकदम से। तो इन सिचुएशनों पे बंदा एकदम पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोजर का मतलब यही होता है कि आपके अंदर एक एबिलिटी हो टफ से टफ सिचुएशन में भी अपने रिसोर्स को कोऑर्डिनेट करना और अपने आप को आगे पुशअप करना। ठीक, ट्रेनिंग होनी चाहिए, टफ सिचुएशन में अपने आप को ऊपर पुशअप करना आना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, आंसर देना, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, पीछे नहीं हटना है, गलती हुई है रिप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो ये भी हमारे अंदर का एक पार्ट होता है, तभी आप एक लीडर बन सकते हो। मैंने क्या बोला, मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैप्टन रिप्लाई करता है, जबकि उसके प्लेयरों की वजह से मैच हार गए, उन्होंने कैचे छोड़ दी, कुछ कर दिया, ये सब। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरैक्शन, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरैक्शन, कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। एक ग्रेट लीडर की काबिलियत वो होता है एक अच्छे लीडर बनाने की। ठीक है, जैसे मैं ना मजाक मजाक में हमेशा एक लाइन बोलता हूं, अगर आप याद रख पाए कि भैया कभी भी लाइफ में कभी भी जिसने मौका छोड़ दिया वो इंसान नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि भैया कोई भी मौका हो उसे लपक लो जल्दी से। ठीक है, मैनेजर शुड ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ देयर सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट से बात करे, क्या अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करे। तो ये क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर के अंदर। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर के अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करनी है तो हमारे पास ये सारी बातें होनी चाहिए। देखिए, कुछ अभी तक जितना सेक्शन पढ़ाया है ना, उतने सेक्शन के अंदर ये जैसे कुछ एमसीक्यू पार्ट्स दिखा रहा है इसमें, तो आराम आराम से देखते हैं। पहले ही इसी से स्टार्ट हुआ था आज का सेशन, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। क्लियर हो गया यार, सीधे सीधे खत्म। लीडरशिप, नाम आया था उसमें, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंट्रोड्यूस, ये नाम आ चुका है मेरी पीडीएफ में और आपके मॉड्यूल में है, कॉन्टेजेंट डोनल। ठीक है जी। थर्ड वन इज देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई मैनेजर ही सारी चीजें क्या करता है बेटा, लीड करता है। ठीक, लीडरशिप प्रोसेस जो होता है वो 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, वो ये बोलना चाह रहा है। सॉरी, लीडरशिप प्रोसेस इज इंटरप्ले ऑफ 3 एलिमेंट्स। सबसे पहले लीडर गांधी जी, फॉलो करने वाले लोग, और वो जो सिचुएशन चल रही होती है उसको कैसे टैकल करना है। क्रिकेट मैच के अंदर एमएस धोनी और उसके 10 बाकी के मेंबर्स जो टीम पे ग्राउंड पे हैं और उस मैच में चलने वाली सिचुएशन। तो आप धीरे धीरे से देखिए इसको। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, 5th वन आया था, ये लाइन स्टार्टिंग में ही है, नोट्स के पीडीएफ के स्टार्टिंग में ही ये लाइन दी गई है। लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। 6th इज विच वन इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर की एक क्वालिटी नहीं है। देखो, विजन होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, फिजिकल एनर्जी और स्टेमिना होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वर्ड आ सकता था यहां पर। तो भाई ये सब गलत लिखा हुआ है, ये सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, ऑटोकरेक्टिक लीडरशिप, ऑथोरेटिंग लीडरशिप भी बोला जाता है, डेमोक्रेटिक को बोला जाता है, पार्टिसिपेटिव, फ्री रेन को बोला जाता है, लेजेस फेयर। ठीक है, लिखा हुआ है पीडीएफ पे। नोट्स को ये जो पीडीएफ है ढंग से कर लेना, आपके 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सही हो जाएंगे। द लीडर हु एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट पे पूरा कंट्रोल है, ऑटोकरेक्टिक। जब हमारा सबऑर्डिनेट जो है अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, तो हम उस पे पूरा कंट्रोल करके रखते हैं हिटलर की तरह, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं एक बार। 9 में दिया हुआ है, विच लीडर स्टाइल परमिट्स क्विक डिसीजन। ऑटोकरेक्टिक, यार किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। और डेमोक्रेटिक में देर लगती है क्योंकि हमें सबको बुलाना पड़ेगा, सबके साथ बात करनी पड़ेगी। फ्रस्ट्रेट कर रहा है कौन आपको, ऑटोकरेक्टिक, क्योंकि ये हिटलर आके यार हमारे ऊपर हुक्म सौंप के जा रहा है, जो मैंने आपको कहानी की तरह सुनाया है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 11 नंबर में देखिएगा ध्यान से,
डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, पढ़ा दिया था यार पार्टिसिपेट। तो बेटा मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अब आप बाकी की पीडीएफ जो है खुद भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको लीडरशिप में डील करवाया है। आप थोड़ा सा चलेंगे, कुछ भी ऐसा नया नहीं मिलेगा आपको, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, तो ध्यान से रहिएगा। अब हम देखते हैं मोटिवेशन के पार्ट को। चैप्टर का नाम ही था लीडरशिप एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए आप एक बंदे को याद करिए जल्दी से। बहुत सारे लोग होते हैं वैसे तो, ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब बने हुए हैं। संदीप तो ये महेश लीडरशिप कंप्लीट हुआ है यहां पर। अब ये है मोटिवेशन। देखो भाई, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूं। आप सब यंग जनरेशन के हो, आपने 2-3 लोगों को जरूर जानते होंगे, यूट्यूब वगैरह पे कभी ना कभी वीडियो देखी होगी मोटिवेशन के लिए। संदीप माहेश्वरी के नाम को आप जानते होंगे, यस सर, यस सर, यस सर, है ना? यस सर, तो वो मोटिवेशन Yes, स्पीचर sir. है। बोलते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि लोगों को इनकरेज करना, तो डू समथिंग, कि कुछ करो। ठीक, जैसे मैं बताता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बताता हूं नॉर्मली, अपने को आपको पर्सनली मत लेना, लेकिन ऐसा है, ठीक है। आजकल जो चल रहा है, जो मैं कल भी ऐसी नोटिस कर रहा था कि लोग जो है बहुत कुछ करना ही नहीं चाहते, बेसिकली कुछ करना ही नहीं चाहते। फिर दूसरे बंदे को देख के उसको ऐसा लगता है कि यार इसके पास क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, मतलब कैसे पॉसिबल है। भाई कैसे पॉसिबल है मतलब क्या? मैं देखता हूं आजकल के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। संडे 12 बजे उठेंगे जी, कल संडे है, 12 बजे उठेंगे, आराम से घूमने जाएंगे। यार रेस्ट तो चाहिए ही संडे को। मैं आपको बता देता हूं भाई, सीधी सी बात है, मैंने पिछले 11 सालों में 2 साल सिर्फ ये कोरोना वाले काट दीजिए आप, 2020 और 21 को काट दीजिए, थोड़ा सा 21 का भी थोड़ा सा, 2020 ही मान के चलिए, मेरे जीवन में कभी संडे नहीं आया है। ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है, कभी संडे नहीं आया है। मैं पूरा संडे भी वर्क करता हूं कि भाई सीधी सी बात है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा अगर हम बिल्कुल रेस्ट चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, यार इम्पॉसिबल है। तो डू समथिंग। अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो भी पूरी शिद्दत से करना पड़ेगा। तो यही बात जो है मोटिवेशन है, और ये मैं लोगों के अंदर क्रिएट करने की भी कोशिश करता हूं कि भाई आप करिए, ठीक है। द टर्म मोटिवेशन हैज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, कि आपके पास कुछ मोटिव होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं ना कि मेरा भाई पैसा जो है मोटिव है, तो उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन आती है, ठीक है। मेरे को रात को सोने से पहले भी जो है कुछ प्लान्स समझ में आते हैं, दिमाग में घूमते हैं कि भाई ऐसे ऐसे और हो सकता है, और हो सकता है, लाइक दिस। मोटिवेशन मीन्स क्या होता है, आप इस वर्ड को समझ लीजिए, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि भाई मेरे को चाहिए, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा। रितु शर्मा जी हंस रही हैं, पता नहीं मेरी बात पे या किसकी बात पे, लेकिन प्रैक्टिकल बात करी है मैंने फिलहाल। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, कि कुछ ना कुछ करना है। जैसे मैं आपको चलो एक बात बताता हूं, आजकल मेरा जो ड्रीम चल रहा है फिलहाल, कि कोरोना की वजह से मेरे बहुत लॉसेस हुए हैं, तो मेरा एक अपार्टमेंट, मेरा एक ड्रीम चल रहा है। तो रोज सुबह शाम बड़े प्लानिंग के साथ मैं जो काम कर रहा हूं, कि उसी के लिए कि आने वाले 1 साल में वो अपार्टमेंट मेरा हो जाए, कि आने वाले 1 साल में वो अपार्टमेंट मेरा हो जाए। रोज 24 घंटे मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा हूं। अब जब वो गलती से अपार्टमेंट मेरे पास आ जाएगा, तो कुछ लोग कहेंगे अरे भाई इसने क्या कर दिया, पता नहीं ऐसा। अरे भाई वो मैंने क्या करा है, कितने दिनों से नहीं सोया हूं, कितनी मेहनत करी है, कितने संडे बर्बाद करे, वो मुझे पता है। और पर करंटली जो लोग हैं उनको ये है, करना कुछ नहीं है, सब कुछ चल के आ जाए, इम्पॉसिबल है ये। जैसे जिसकी सोच। मोटिवेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से समझिएगा पहले, इंड्यूसिंग पीपल टू टेक डिजायर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट हो कि मुझे ये अचीव करना है, देन मैं कुछ उसके लिए बहुत मेहनत से क्या करूं, काम करूं। तो मोटिवेशन का एक सिंपल मीनिंग आपको ये समझना है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग। ये होता है कि आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। मोटिवेशन लोगों को 2 टाइप की होती है, जो मैंने आपको अभी मजाक मजाक में बताया। फाइनेंशियल, जैसे मेरी तो ये फाइनेंशियल वाली है कि बहुत सारे पैसे आए और वो वाला अपार्टमेंट मेरा हो जाए, फाइनेंशियल। तो मेरे पे जितना ज्यादा पैसा आता है, मैं और ज्यादा मोटिवेट होता हूं काम करने के लिए, ठीक है, और ज्यादा। नॉन फाइनेंशियल, ये पहले भी आ चुका है, जैसे कि यूज करते हैं हम पीपल को नॉन फाइनेंशियल के अंदर, प्रमोशन, कंपनी में प्रमोशन मिल जाए। यार कई सारी मूवीज वगैरह में दिखाया गया है कि यार प्रमोशन मिल जाए, और काम करते प्रमोशन मिल जाए, रिकग्नाइजेशन मिल जाए, स्टेटस मिल जाए। तो फाइनेंशियल पैसा हो सकता है, बोनस, सैलरी, ऐसे इंक्रीमेंट करके। और नॉन फाइनेंशियल में ये सारी चीजें हो सकती हैं। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेट करने के भी 2 तरीके होते हैं। अभी मैं बताऊं ना आप लोगों को कि बेटा रोज ना 2 घंटे पढ़ना और 2 घंटे पढ़ाई करनी है जबरदस्त, और 2 चैप्टर खत्म करने के आपको मेरे से 1000 रुपए मिलेंगे रोज के। मैं कह रहा हूं, आप पता क्या बोलोगे, सर मैं दिन के 4 करूंगा, आप मेरे को 2000 दे देना।
फिर एक का रिप्लाई आएगा, सर दिन के 6,000 दे देना, मैं 12 चैप्टर निपटा दूंगा एक दिन में। तो आपके अंदर ये फाइनेंशियल आ रहा है, ठीक है। पैसों को देख के आप भी मोटिवेट हो गए, वैसे आपसे पूरे दिन में एक चैप्टर नहीं होगा, मजाक के तौर पे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोटिवेशन के। मोटिवेशन हमेशा एक अपना पर्सनल व्यू होता है, मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है। साइकोलॉजिकल है, दिमाग का उपज है, कि मेरी तो एक दिमाग की उपज है कि भाई 24 घंटे चलता है कि और, ठीक है। तो इस वर्ड को आप समझ लीजिएगा, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल दिमाग में घूमता रहता है। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं मैंने बस एक ही दिन मेहनत कर ली हो गया जी, अरे भाई पिछले 11 साल से लगा हुआ हूं यार, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, कि एक दिन में ये काम पॉसिबल है। तो आप भी अगर किसी चीज के लिए आग लगा रहे हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल थिंग है कि आपको क्या अचीव करना है। और मोटिवेशन हमेशा जीवन में गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे अपना है अपार्टमेंट, आपका हो सकता है सीएमए, कोई बंदा किसी और चीज के लिए मोटिवेट हो सकता है। तो हमेशा जीवन में क्या होता है, इंसान के पास एक गोल होता है मोटिवेट होने के लिए। आपको जिस दिन मिल गया तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, और मुझे मिल गया तो मेरे से बेहतर भी कोई नहीं है। फिर हमने ये भी क्लियर कर लिया कि मोटिवेशन जो होती है इंसान को 2 फॉर्म में दी जाती है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। और इसमें मैं बताऊंगा नहीं, फाइनेंशियल के अंदर हमारा सिंपल है, बोनस हो गया, सैलरी हो गई। नॉन फाइनेंशियल के अंदर हमारा स्टेटस हो गया, रिकग्नाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें आ सकती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मोटिवेशन इज टोटल, पूरा होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत टफ है यार, हर बंदा नहीं हो सकता ये। चलिए आइए जल्दी से थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी से खत्म करना है इसको आज। सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा बता सकते हैं एक वर्ड मोटिवेशन के लिए अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या होगा? urge, Urge to do something. Or to do something. और बहुत एनर्जेटिक तरीके से या आराम आराम से? एनर्जेटिक तरीके से। एनर्जेटिक तरीके से। ऐसा कंटिन्यूसली प्रोसेस और स्टैटिक प्रोसेस? Continuous process. कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल है या नहीं है? साइकोलॉजिकल। Psychological है. अच्छा, अब ना आप म्यूट रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि अगली हेडिंग क्या है जो आपको मोटिवेशन को आगे क्लियर करेगा। इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। अच्छा, मोटिवेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, सुनते जाइएगा, सिर्फ बोलना मत कोई भी, सुनिए। हायर एफिशिएंसी आता है, जैसे मेरे काम में बहुत ज्यादा मैं एफिशिएंट रहने की कोशिश करता हूं। क्यों? कि भाई मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूं कि यार मेरे मुकाबले में कोई ना हो, आस पास भी दूर दूर तक कोई ना हो, कि मेरे मुकाबले में, बात खत्म, सीधी सी। और मेरा एक बहुत गंदा बिहेवियर है, ठीक है, मेरा बहुत गंदा बिहेवियर यह है कि नॉर्मली मैं बहुत शांत रहता हूं, पर मेरे को तब सबसे ज्यादा खुंदक आती है जब कोई इंसान मुझे हरास दे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे को कैसे हरा सकता है, किसी भी चीज में हो, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं बताता हूं एक दिन क्या हुआ था। जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं ना लूडो बहुत अच्छी खेलता हूं, ठीक है। तो लॉकडाउन में लूडो चल रहा था, वेले बैठे थे, तो एक गेम में हार गया किसी से, और मैं बता रहा हूं सच्चाई, मैंने 2 घंटे तक मैं फ्रस्ट्रेट रहा था कि मेरे को कोई कैसे हरा गया। हालांकि मैं अपने आप में सोच रहा था यार जस्ट अ गेम, लेकिन फिर भी मेरे को बड़ा बुरा फील हो रहा था कि ये कैसे हरा गया भाई, कि मतलब क्यों। तो हायर एफिशिएंसी, मोटिवेट इंसान के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी की एफिशिएंसी होती है, ठीक है। मोटिवेशन इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज में आग लगा दी, उनमें आग क्रिएट कर दी मोटिवेशन की, तो आपकी एफिशिएंसी इतनी बूस्ट होगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना आगे भागेगा, वो अपने घर की तरह काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो इस वर्ड को ना जरा ध्यान से समझना। रिडक्शन का मतलब कम होता है, लेबर को आप समझते हैं, टर्नओवर का मतलब होता है चेंज होना। अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बार बार नहीं जाएंगे। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार रिपीट एम्प्लॉयज नहीं आएंगे कि वो छोड़ गया फिर दूसरा मंगाओ, छोड़ गया। वर्ड को समझो, रिडक्शन कम होना, लेबर का टर्नओवर, लेबर का घूमना बार बार। तो ये लिखा हुआ है द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द एम्प्लॉयज। अगर बार बार आपके एम्प्लॉयज चेंज हो रहे हैं तो नए एम्प्लॉयज भी नहीं आएंगे, कहेंगे साला बेकार ऑर्गेनाइजेशन है यार, ये हर 6 महीने में बंदा चेंज हो जाता है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये चीज भी एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं, मोटिवेटेड हैं, लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे और आपका जो टाइम एंड मनी वेस्ट होता है वो बच जाएगा। तो मोटिवेशन एक ये रोल भी प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज को भागने नहीं देता। फिर इजियर सिलेक्शन।
अगर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ये मोटिवेशन देते रहेंगे तो हम आराम से अपने एम्प्लॉयज में सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी हमारा खाली हो रहा है कोई पोस्ट, अगर जो हम स्टाफिंग में पढ़ते हैं, तो अपने अंदर से ही हम उसको लेकर आ सकते हैं कि ये बहुत मोटिवेटेड है, ये संभाल सकता है। मेरे हिसाब से तुम में से कईयों के फादर ऐसे होंगे जिन्होंने आज से 20 साल पहले किसी छोटी पोस्ट पे जॉब शुरू की थी और धीरे धीरे करके वो बहुत ऊपर पहुंच गए। तो वो मोटिवेशन से ही होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एफिशिएंसी पे काम करा और आगे बढ़ते गए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आता है नेक्स्ट पॉइंट। रिसोर्सेज का बेटर देन यूज होता है, क्योंकि इंप्लॉइज हमारा बहुत चार्जेबल है, ढंग से काम कर रहा है, ढंग से मेहनत कर रहा है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, सब कुछ अच्छे से होता है। फैसिलिटेट चेंजेस, तो ये सारे बेसिक बातें हैं जो हमें मोटिवेशन के अंदर देखने को मिलती है। इन शॉर्ट, मोटिवेशन से सब कुछ प्लस होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, गोल अचीव होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। ठीक, एक बार पहले मुझे इतना बताइए, क्योंकि इसके बाद जो है थ्योरीज हैं और अच्छी अच्छी थ्योरीज है। कोई ऐसा है जिसको अभी तक बहुत डाउट हुआ हो? नो सर। पक्का? यस सर। 1% भी डाउट तो नहीं है ना? क्योंकि इसके बाद ना 2 लोगों की थ्योरीज हैं, वो थोड़ा सा आपको काम देगा, तो उसको फटाफट देखना है 10-12 मिनट के अंदर अंदर। देखो, सबसे पहले ना ये मास्लो नहीं पढ़ा रहा मैं अभी आपको, रुक कर आता हूं, पहले इजी को खत्म करते हैं ताकि आपके पास कोई प्रेशर का रोल ना हो। मास्लो में बस आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल ही ध्यान में रखना, क्योंकि नोट्स जो है पहले के हिसाब से बनाए हुए हैं मैंने, कि भाई जब लिखने का पेपर भी होता था, लेकिन अब जो पेपर है वो सिर्फ है एमसीक्यू, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। हेजलबर्ग को भी बाद में देख लेंगे, नॉर्मल है। हमारा मेन जो रहेगा, इसमें एक फैक्टर आएगा थ्योरी एक्स एंड वाई का, वो दिखा देता हूं आपको। ये देखिएगा भाई, ये वाली थ्योरी ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा बहुत आराम से। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बहुत आराम से सुनना, बहुत ही सिंपल है ये फिलहाल तो। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई बहुत सिंपल है। एमसी जॉर्ज का मॉडल है ये, नाम को ध्यान में रखना। ये यार बहुत सिंपल सुन लो। एक्स ऐसे बनता है, ठीक है, ध्यान रखना ये मैं कैसे बना रहा हूं। एक्स ऐसे बनता है, एक्स का मतलब क्रॉस, हर चीज में ना। एक्स के अंदर ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो साले हर चीज को ना बोलते हैं, सीधी भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल नेगेटिव कैटेगरी के लोग, बिल्कुल नेगेटिव, हर चीज में ना। अरे नई टेक्नोलॉजी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अबे यार हम कैसे कर पाएंगे इसको, कोई नया काम दे दिया सर मेरी बस की नहीं है, हर चीज में ना, टोटल नेगेटिव लोग। ठीक, वाई का मतलब वाई, यस, वाई यस, हर चीज में यस, यानी कि इट इज अ पॉजिटिव कैटेगरी के लोग होते हैं। हर चीज में कुछ नया काम दिया, ओके, मजा आएगा सीखने में। एक्स वालों के लिए काम जो है एक बर्डन है, अबे यार इतना काम दे दिया। और वाई वाले के लिए काम जो है एक प्ले है, मतलब मजा आता है उसको, कुछ नया सीखेंगे और अच्छा करेंगे, नया सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, लाइक दिस। वाई यस यस यस, एक्स नो नो नो, नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप की चीज है। तो ये एमसी जॉर्ज ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि दुनिया में 2 प्रकृति के लोग होते हैं, 2 एटीट्यूड के लोग होते हैं। एक एक्स कैटेगरी के, तो देखिए एक्स वाले हर चीज में ना बोलेंगे, डिसलाइक वर्क एंड कंसीडर बर्डन। हो इतना काम, इतनी पढ़ाई, सर ने इतना होमवर्क दे दिया, क्या यार संडे बर्बाद हो गया, नेगेटिव। एक्स, थ्योरी एक्स का बंदा ये। डरता रहता है पनिशमेंट से, हमेशा थ्रेट में रहता है, यार ये क्या हो गया, काम गलत हो गया, मतलब टेंशन। भाई हर चीज में नेगेटिव चीज ढूंढ लेना उनका कारोबार होता है। वो हमेशा रुके रहते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, पुराने मेथड्स पे रहते हैं। अरे नई टेक्नोलॉजी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अबे यार हम कैसे करेंगे, हमें तो पुरानी की आदत है, अबे सीख ले, नया है, ठीक है। दे आर लेस एम्बिशियंस, कुछ नहीं होता, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ नहीं सीखना नया, बस 3 घंटे के लिए आओ, 4 घंटे के लिए निकल जाओ, 4 घंटे के अंदर 1 मिनट ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। काम तो बर्डन है भाई, बाहर निकल के खुली हवा में सांस लूंगा। दे वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन, सिर्फ घर चलाने के लिए काम करना है कि भैया पैसा आ जाए, बात खत्म, मालिक से हमें क्या लेना देना। कोई प्रकार का, किसी प्रकार का ना मोटिवेशन है जीवन में, ना कोई एम है, ना कुछ बड़ा करने का गोल है। टोटल कैसे लोग हैं, थ्योरी एक्स, नेगेटिव, सिंपल।
एमटीपी वगैरह में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि जहां पे भी बेकार बात हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो एक्स की बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है। लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है इनके अंदर, कॉन्फिडेंस रहता है। वाई वाला जो है भैया हर चीज में क्या बोलेगा, यस यस हम कर सकते हैं। अरे सर ने 100 क्वेश्चन दिए तो क्या हो गया भाई, हमारे लिए अच्छा है। वर्क इज नेचुरल लाइक रेस्ट और प्ले, खेल की तरह एंजॉय करते हैं काम को कि नया सीखने को मिलेगा। दे वेलकम न्यू टेक्नोलॉजी एंड रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस, ठीक है एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस, मजा आएगा, कुछ नया होगा। दे लर्न नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी लेते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, ठीक है, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर माना जाए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं हमेशा जो भी चीज है, हमेशा जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, मैं कभी भी किसी चीज से डरता नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, मेरे हमेशा यही लाइन होती है, देख लेंगे, तू नहीं या मैं नहीं, या तो मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन अटेंड जरूर करेंगे, उसको देखा जाएगा। दे वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल, पूरी जान से काम करते हैं, ठीक है, पूरी पोटेंशियल से काम करते हैं, क्लियर। दे आर इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव, बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, नए आइडियाज पे वर्क करते हैं, समथिंग लाइक दिस, क्लियर। चलिए अब एक बार आइए वापस और मुझे बताइए पहले कि किसी को, बेटा पक्का क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में जो अटेंड कर रहा हो, थ्योरी एक्स और वाई में किसी को समस्या है? नो सर। नो सर। बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से तो यार, है ना, कुछ भी नहीं है नया। अब आप आ जाइए, मास्लो की थ्योरी बता देता हूं मैं, और मास्लो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा इसका ट्रायंगल पढ़ना, इस ट्रायंगल से ही आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये देखिए, ये आपने छोटे में भी पढ़ा होता है, छोटी क्लासेस वगैरह में, लेकिन यहां पर बेसिकली थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसका ईयर ध्यान रख लीजिएगा, हालांकि नहीं पूछा हुआ लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते। और यहां पर ना एक क्वेश्चन और था, कोई बच्चा मेरे से बार बार पूछ रहा था कि मास्लो कहां का है, तो अमेरिकन था, ये साइकोलॉजिस्ट था, उसने डेवलप करा कि लोग क्या सोचते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो मोटिवेशन के लिए इन्होंने जो 5 एलिमेंट्स रखे हैं कि बंदे को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, उस पर ध्यान देते हैं। ये ट्रायंगल है फिलहाल, ये देखिए इस टाइप में रीड होता है, पता है। देखो मैं रीड करने का तरीका बताता हूं आपको। ट्रायंगल है, नीचे वाला सेक्शन जो है 1 पे सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है बंदे की, सबसे पहले इंसान ये देखता है। तो ऐसे रीडिंग्स है इस ट्रायंगल की, सिर्फ इस ट्रायंगल को रीड करना सीख लो कि ऐसे बना तो नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देन इसके बारे में सोचता है, देन इसके बारे में, देन इसके बारे में, और ये सबसे छोटी मोटिवेशन है उस बंदे के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो है, सबसे नीचे जो ट्रायंगल का एरिया बड़ा है, सबसे पहले इंसान अपनी लाइफ में साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचता है, ठीक है। और वो क्या होता है भाई, बहुत सालों पहले मूवी आई थी, उसमें ही बोला गया रोटी कपड़ा मकान, ठीक। अभी भाई परसों तरसों मैं भी यही सोच रहा था, कल जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट चल रहा था, तो मैं एक बार को सोच रहा था कि चल ठीक है यार, इतना हो जाता है कि भैया एटलीस्ट लंच डिनर और ब्रेकफास्ट बढ़िया से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। तो भाई हमेशा कि इतना बिजनेस चलता रहेगा कि ये तो चलता रहे, ठीक है, बाद में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बाद में सोच लेंगे। कल यही आ रहा था साइकोलॉजिकली दिमाग में। तो इंसान सबसे पहले अगर उसको ये चीजें मिल रही हैं किसी भी जॉब से, रोटी कपड़ा मकान, इट्स अ साइकोलॉजिकल नीड्स, और ये सबसे बड़ी चीज है, मतलब सबसे पहली नीड्स यही है। आप कहीं पर भी काम करोगे, सबसे पहले दिन ही आपको क्या चाहिए कि यार ये सारी चीजें बेसिक जरूरतें पूरी हो, ये थोड़ी पहले दिन ही की बड़ी गाड़ी आ जाए, अरे भाई ये सब बात की चीजें हैं। वेजेस हाई इनफ, इतना वेजेस होना चाहिए कि मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, और सबसे नंबर 1 पर यही रखा गया है मास्लो के अकॉर्डिंग। भाई उसके बाद आती है थोड़ी सी जो सेकंड नंबर पर है, सेफ्टी के बारे में। इस चेन को ध्यान से रख लेना, कई बार पूछा हुआ है कि मास्लो ने नंबर 3 पर किसको रखा है, ठीक है, नंबर 2 पे किसको रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसको रखा है, साइकोलॉजिकल को। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, कि भाई मुझे जॉब की सिक्योरिटी है, जैसे सरकारी नौकरी, कि भैया पक्का है मैं सरकारी दामाद हूं, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोरोना आ जाए, चाहे उसका स्क्वायर आ जाए, लेकिन मेरी जॉब पक्की है, लाइक दिस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, कि हमारे को कंपनी ने जॉब सिक्योरिटी दे रखी है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट। मैं एक ऐसी जगह पे काम करता हूं जहां से मेरा रोटी कपड़ा मकान आता है, परमानेंट जॉब है, सब चीज। सोशल नीड्स, सोसाइटी, सोशल
समझना। वर्क कलीग्स दैट सपोर्ट यू एट वर्क। सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां के ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आप नए नए आए हो आपको डिमोटिवेट करने पे लग गए, नहीं। फ्रेंडशिप, ये याद रखना, फ्रेंडशिप का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रेंडशिप कौन सी मोटिवेशन में है, तो ये सोशल के अंदर आता है, ये जरूरी है। अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग टू टीम, कि एक टीम वर्क हो। बहुत सारी मूवीज वगैरह हैं जो मैंने लॉकडाउन में कई बार देखी थी, तो ऑफिस के कलीग्स फिर ऑफिस के बाद पार्टीज वगैरह में जाते हैं, मतलब समझ रहे हो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तो वो ऑफिस में भी एक अच्छा माहौल क्रिएट रहता है। ऐसा नहीं कि आपस में मतभेद है, तो यार ऐसा मजा भी नहीं आता। तो मास्लो ने यही बोला कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलाने के लिए ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, एक एम्प्लॉइज को आपको लंबे टाइम तक टिकाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। साइकोलॉजिकली रोटी कपड़ा मकान दो, इतना बेस दो कि ये पूरा हो, सेफ्टी दो उसको, जॉब सिक्योरिटी दो, प्रोटेक्शन दो, सोशल में फ्रेंडशिप, कलीग्स के साथ उसके अच्छे रिलेशन हो। नेक्स्ट इज, ध्यान से समझना, स्टीम नीड्स। इसका अभी कल किसी ने पता नहीं क्वेश्चन भेजा था, ये गलत दिया हुआ था मॉक टेस्ट में। रिकग्नाइजेशन फॉर अ जॉब वेल डन। अच्छा काम कर रहा है बंदे को एक पहचान मिलनी चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। स्टेटस, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। भाई प्रमोशन हुआ है बंदे को, एक अच्छी अचीवमेंट दे रखी है हमने, जॉब वेल, अच्छा काम कर रहा है, स्ट्रीम, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन को समझते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। इसमें समझना भाई आराम आराम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दो, फुलफिल पोटेंशियल से काम करेगा, जरूरी है। जैसे कि भाई हमें जिम्मेदारी दी गई है आपको अच्छे से करवाने के लिए, तो हम पूरी मेहनत करते हैं। तो आपने 5 लॉजिक पे बात करी है फिलहाल, साइकोलॉजिकल पे बात करी, पहले सेफ्टी पे बात करी, सोशल पे बात करी, स्ट्रीम पे बात करी, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करी। ये 5 ट्रायंगल हैं, नीचे वाले से स्टार्ट होता है, नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे 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 कम होता हुआ चले जाता है। इसी ट्रायंगल के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है नोट्स में, जो आपको एक्सप्लेन करी गई है। एक बार आप बताइए, देन इसको रोकते हैं। फटाफट बताइए, सबसे पहले बताइए जी क्या है नंबर 1 पे। साइकोलॉजिकल नीड्स। एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है, क्या वर्ड यूज करे गए? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान। और फिर सेफ्टी के अंदर जॉब सिक्योरिटी। हो गए। तीसरा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या बताया गया है? फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप हो। 4th वन इज, एस्टीम नीड्स। इसके अंदर क्या बताया गया है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुड जॉब, की अच्छी जॉब करी है तो इंडिपेंडेंस हो आपके पास, ये सारी चीजें हो। और नेक्स्ट वन और लास्ट वन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके नंबर वाइज यार प्लीज, ऑर्डर वाइज इस ट्रायंगल को जरूर याद रखे, इसके ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत आराम आराम से ऑर्डर पे जरूर रहिएगा। उसके बाद आना, ये देखिए ये इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, तो ये सारी बातें जो अभी ओरली हमने सुनी है वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक ये थोड़ा सा है, हेजरबर्ग की मॉडल है मोटिवेशन का, ये अलग अलग लोग हैं भाई इन्होंने दिया है, इसमें भी बहुत सिंपल है, आप देखिएगा हल्का हल्का सा, कुछ ज्यादा नहीं है, यही सारी चीजें हैं, बस मॉडिफाई कर रही है कि हाइजीन फैक्टर क्या है। हाइजीन फैक्टर के अंदर ये पे रखा हुआ है, कंपनी पॉलिसीज, बेनिफिट्स देना इनको, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी। देखो यार मास्लो ने भी यही बोला, बस ये ध्यान रखिए कि हाइजीन फैक्टर के अंदर रखा है हेजरबर्ग ने इस टाइप में, और इन्हीं सब चीजों से तो बंदा मोटिवेट होता है यार। मोटिवेशन के लिए और क्या बोला है उन्होंने कि रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो आप एक बार इसको बस ये पढ़ लीजिएगा कि मोटिवेशन में क्या आता है, और सॉरी मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर के अंदर क्या आता है, बस इतना सा समझ लीजिएगा। इसमें क्या बोला गया है, 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, 2 फैक्टर्स रखे गए हैं जिसके बेसिस पे ये बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर के अंदर ये लिखा हुआ देखो मैंने, अचीवमेंट खोल खोल के, रिकग्नाइजेशन आप अचीव होगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ होनी चाहिए, बंदा आगे बढ़ेगा। हाइजीन फैक्टर के अंदर ध्यान से सुनिएगा, बस ये ब्रेक करा है, हाइजीन फैक्टर कंपनी की पॉलिसी अच्छी हो, बंदा दिल लगा के काम करेगा, सुपरविजन होना चाहिए उसका, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, मास्लो में भी यही सब है यार, सैलरी,
वर्क कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एक तरीके से जो है वहां पर सिक्योरिटी दे रहे हैं हम कि आपको अच्छा वो दे रहे हैं, सैलरी स्टेटस सिक्योरिटी, ये हाइजन के अंदर आ जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा, ये पूरी फाइल को अभी जस्ट मैं क्लोज करने के बाद अपलोड कर दूंगा, आप ढंग से कर लीजिएगा। आपके 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास से, 2 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से भी मिल जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में कुछ नया देखेंगे। ये पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। Yes, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 बेटा, Bye, sir. बाय बाय। सर मार्शो कौन सा आर्टिस्ट था, आई मीन साइंटिस्ट? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं था भाई, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ये साइंटिस्ट किसने बोल दिया एकदम से? ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। आप नोट्स को ध्यान से देखिए, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं आता मैनेजमेंट में। साइकोलॉजिस्ट। सर हाँ हाँ जी, सर कॉस्ट वाले चैप्टर की फर्स्ट वीडियो अपलोड नहीं है, सेकंड से है। सेकंड से है। चलिए मैं एक बार दिखवाता हूँ, वो पता नहीं कैसे मिस आउट हो गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा क्योंकि मैं तो चले जाता हूँ, अपलोड करने का काम सर का था। बाकी मैं कोई नहीं, मैंने बोला था सर को मैं करवाता हूँ उसको। ओके सर।